नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 14 के अनुसार आय को 5 प्रमुख भाग या हेड्स में बांटा गया है। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और नंबर 5, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस वीडियो में मैं हाउस प्रॉपर्टी से प्राप्त इनकम एवं उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी दूंगा। यदि कोई व्यक्ति किसी घर, ऑफिस, दुकान या पार्किंग एरिया का मालिक है और उसके किराए से उसे इनकम प्राप्त होता है, तो यह आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल माना जाता है। परंतु यदि वह हाउस प्रॉपर्टी को खुद अपने रहने के उद्देश्य से रखा हुआ है, भले ही वह खाली हो या न हो, तो ऐसा घर टैक्सेबल नहीं माना जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 से पहले यह नियम था कि यदि किसी टैक्स पेयर के पास एक से अधिक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस प्रॉपर्टी है, तो उसमें से केवल एक प्रॉपर्टी ही सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, जबकि बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में माना जाएगा कि वे किराए में लगे हुए हैं। लेकिन वित्त वर्ष 19-20 के बजट में संशोधन के पश्चात ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब एक नहीं बल्कि 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब टैक्स पेयर अपनी 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, जबकि शेष प्रॉपर्टीज किराए पर लगा हुआ माना जाएगा। इस स्लाइड में हम बताएंगे कि होम प्रॉपर्टी से प्राप्त आय का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू या जीएवी निकालते हैं। उसके बाद जीएवी में म्युनिसिपल टैक्स के अमाउंट को घटाते हैं। यह अमाउंट नेट एनुअल वैल्यू या एनएवी कहलाता है। अब एनएवी में स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में एनएवी के 30% को घटाना है। साथ ही एनएवी में हाउसिंग लोन यदि लिया गया है तो इसके पेड इंटरेस्ट को घटा देना है। इस प्रकार प्राप्त अमाउंट ही हाउस प्रॉपर्टी से प्राप्त आय कहलाता है। इस आय पर टैक्स उस व्यक्ति के लिए लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही लगता है। अब समझना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू या जीएवी किसे कहते हैं। पहले हम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू या जीएवी 0 या नील होता है। वैसे यदि किसी व्यक्ति के पास कई सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी हैं, तो केवल एक प्रॉपर्टी ही सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा और उसका जीएवी नील होगा। बाकी प्रॉपर्टी के बारे में माना जाएगा कि वे किराए पर लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि पूर्व के स्लाइड में बताया जा चुका है कि वित्त वर्ष 2019-20 से 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, अर्थात 2 घर का जीएवी नील या 0 होगा, जबकि अन्य घर किराए पर लगे हुए माने जाएंगे। अब ये जानते हैं कि किराए पर लगे हुए हाउस प्रॉपर्टी का जीएवी कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जानना पड़ता है। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब हुआ उक्त संपत्ति से एक वर्ष में अपेक्षित किराया या एक्सपेक्टेड रेंट कितना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, संबंधित प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, फिर से सुनिए, संबंधित प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट में जो भी अधिक हो वही इसका वैल्यू होगा।
परंतु यह रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त राशि को हम एक्स मान लेते हैं। अब दूसरे स्टेप में प्राप्त किया गया या प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया जोड़ते हैं। मतलब जो अनुमानित है कि इस प्रॉपर्टी का इतना किराया आने की संभावना है, उसको जोड़ते हैं और इस राशि को y मान लेते हैं। अब x और y में जो अमाउंट अधिक होगा वही प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू या जीएवी होगा। पिछले स्लाइड में यूज किए गए कुछ टर्म्स को हम समझते हैं। पहला, म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, संबंधित हाउस प्रॉपर्टी जिस एरिया में है, मतलब जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं या कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, वह प्रॉपर्टी जिस एरिया में है उस एरिया में उसी साइज के समान एवं गुण वाले अन्य प्रॉपर्टी का किराया जितना मिल रहा है उसी किराए को फेयर रेंट वैल्यू कहते हैं। और तीसरा, रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा तय की गई रेंट को स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। प्रॉपर्टी ओनर स्टैंडर्ड रेंट से अधिक रेंट किसी भी प्रॉपर्टी का नहीं ले सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार प्रॉपर्टी के नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में घटाया जाता है। इस डिडक्शन के अतिरिक्त ओनर अन्य किसी भी प्रकार के खर्च जैसे घर के मरम्मत, पुनर्निर्माण या पेंटिंग में हुए खर्च को टैक्स कैलकुलेशन के लिए नहीं घटा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को जोड़ने के क्रम में कुछ बेनिफिट्स की बात हम करते हैं। आयकर एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट की राशि के डिडक्शन का फायदा इसमें मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है जो उसने हाउसिंग लोन के माध्यम से लिया है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी का जीएवी नील होगा। ये फिर से एक बार आप लोग समझें। यदि किसी व्यक्ति के पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी है जो किराए नहीं लगा हुआ है, उसका खुद अपने पर्पस को पर उद्देश्य के लिए रखे हुए है, तो उसने और वो जो खरीदा है वो प्रॉपर्टी वो हाउसिंग लोन के माध्यम से खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी का जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगा। ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का भी क्लेम करता है तो उसे इंटरेस्ट का वह अमाउंट उसके लिए लॉस कहलाएगा। वैसे यह लॉस उस व्यक्ति के अन्य आय से एडजस्ट किया जा सकता है। इसे हम आगे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में एक नए सेक्शन का प्रावधान किया गया है और ये सेक्शन है 80 EEA 80 EEA, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहली बार एफोर्डेबल होम खरीदता है जिसकी कीमत 45 लाख रुपए या उससे कम है और यह खरीद वह हाउसिंग लोन की मदद से करता है, तो उसे प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रुपए के हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के डिडक्शन का फायदा मिलेगा। पर शर्त यह है कि उक्त लोन 31 मार्च 2022 तक, मतलब 31 मार्च 2022 तक लिया जाना चाहिए। यह डिडक्शन सेक्शन 24 के तहत मिल रहे डिडक्शन के अतिरिक्त है। सेक्शन 80 EEA के प्रवेश से पूर्व 50 लाख रुपए तक की संपत्ति को एफोर्डेबल होम की श्रेणी में रखा जाता था, जो अब घटाकर 45 लाख रुपए हो गया है। इस स्लाइड में हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड और किराए पर लगे प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दो तरह का, जैसा कि हाउस प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब खुद अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी है, और दूसरा हो गया किराए में लगा हुआ प्रॉपर्टी। तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखते हैं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएवी नील होता है, जबकि लेट आउट प्रॉपर्टी का जो जीएवी है, जो हम फॉर्मूला बताए हैं उसके अनुसार उसको डालना पड़ता है। अब जब हम इसमें दूसरा हुआ म्युनिसिपल टैक्स, जो नगर निगम को टैक्स हम पे करते हैं, वो उसमें जब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें हम नहीं घटा सकते हैं, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में हम घटाते हैं। जब ये म्युनिसिपल टैक्स जब माइनस होता है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू नील होगा, क्योंकि जीएवी इसका नील होता है। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में हम जो घटाएंगे जीएवी में म्युनिसिपल टैक्स, वो हो जाएगा एनएबी। अब उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड में लागू नहीं होता है, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में एनएवी का 30% हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। फिर अगर ये घर हाउसिंग लोन से लेके किया गया है, तो उसका इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्युपाइड के प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए पर ईयर हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में इसका कोई लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा भी हम माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो अमाउंट आया वही हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों केस में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 से जो सेट ऑफ लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई हम कर सकते हैं किससे? अगर किसी दूसरे हेड में उस आदमी को प्रॉफिट हुआ है, उससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। यहां हम सेल्फ ऑक्युपाइड होम प्रॉपर्टी के इनकम को निकालने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए अनुष्का के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख रुपए है। वह 4,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स साल में चुकाती है। साथ ही वह हाउसिंग लोन के लिए 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट चुकाती है। ऐसी स्थिति में अनुष्का के लिए होम प्रॉपर्टी से आय निकालना है। तो इसमें हम जैसा पहले हम लोग बता चुके हैं कि जब आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू या जीएवी 0 होता है, और ऐसे केस में म्युनिसिपल टैक्स जो पे करते हैं वो भी माइनस नहीं होता है, तो वो भी 0 हो गया। तो नेट एनुअल वैल्यू मतलब ए माइनस बी, मतलब 0 - 0 हो गया, मतलब 0 आ गया। अब इसमें फिर हम माइनस करते हैं, चूंकि ये लोन पर लिया हुआ है, अनुष्का ने इसको हाउसिंग लोन से खरीदा है, और ये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको पर ईयर 2.5 लाख रुपए। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि हम 2 लाख तक ही, अंडर सेक्शन 24 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट हम लेस कर सकते हैं, इसलिए 2 लाख रुपए हम लेस यहाँ पर किए हैं। और इस प्रकार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अनुष्का का कितना हो गया? लॉस 2 लाख रुपए। ठीक है। अब हम किराए पर लगे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को जानने हेतु एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दिनेश के पास एक घर है, जो साल भर किराए में लगा हुआ है। इसका म्युनिसिपल वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, जबकि फेयर रेंट 1,40,000 रुपए है। वहीं स्टैंडर्ड रेंट 1.25 लाख रुपए है, जबकि वास्तव में उसे किराए के रूप में 1,15,000 रुपए मिलता है। म्युनिसिपल टैक्स 6,000 रुपए उसके किराएदार ने ही भुगतान कर दिया है। वह हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के रूप में 3.5 लाख रुपए पे करता है। साथ ही उस आदमी को, मतलब दिनेश को,
अपना एक बिजनेस है और बिजनेस से उसको 3 लाख रुपए की आमदनी होती है, इनकम होती है। तो सुरेश के हाउस प्रॉपर्टी से आय क्या होगी, इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं अगले स्लाइड में। तो यहां पर हम सबसे पहले कैलकुलेशन करना है कि इसका, इस प्रॉपर्टी का जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा। तो इसको निकालने का दो तरीका है। सबसे पहले निकालेंगे रीजनेबल रेंट क्या है। तो रीजनेबल रेंट निकालने का तरीका है कि उसका जो म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, दोनों में से जो अधिक रहेगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू 1.5 लाख रुपए है और फेयर रेंट 1,40,000 रुपए में 1,40,000 रुपए है। तो इस दोनों में से अधिक कौन हुआ, तो 1,50,000 रुपए। लेकिन यह जो है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए इसके क्वेश्चन में क्या है कि स्टैंडर्ड रेंट 1.25 लाख रुपए है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड रेंट 1.25 लाख, इसलिए एक कॉलम में हम 1.25 लाख देखेंगे। अब दूसरा देखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वास्तव में रेंट कितना मिला है। तो देखें क्वेश्चन में कितना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल रेंट जो मिला हुआ है 1,15,000 रुपए है। तो दूसरा में हो गया 1,15,000 रुपए और पहला में है 1,25,000 रुपए। तो जीएफई जब निकालेंगे उस प्रॉपर्टी का, तो हो गया इस दोनों में जो कैलकुलेशन हुआ है उसमें जो भी अमाउंट ज्यादा हुआ वही उस प्रॉपर्टी का जीएबी हुआ। तो 1,25,000 रुपए और 1,15,000 रुपए में चूंकि 1,25,000 रुपए अधिक है, इसलिए उस प्रॉपर्टी का जीएबी 1,25,000 हो गया। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन हम जैसा क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं कि ये जो म्युनिसिपल टैक्स पेड कौन किया है, तो किराएदार खुद किया है। तो जब किराएदार खुद म्युनिसिपल टैक्स पे करेगा तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे। जब वो ओनर टैक्स पे करेगा तब माइनस करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, इसलिए इसको माइनस नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब जीएवी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो ये एनएबी या नेट एनुअल वैल्यू हुआ और ये 1.25 लाख रुपए होगा। इसमें हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो इंटरेस्ट हम कितना लिए हुए हैं सुरेश, तो 3,50,000 रुपए। तो 3,50,000 रुपए जब माइनस करेंगे 1.25 लाख, तो ये आ जाएगा 2,25,000 माइनस। फिर उसमें से क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए कि ये इनको अपना एक बिजनेस से भी इनकम हुआ है और वो हुआ है 3 लाख रुपए। लेकिन ये 3 लाख रुपए क्या होगा, सेट ऑफ होगा किसमें, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्शन है कि बिजनेस इनकम जितना भी हो हम सेट ऑफ करेंगे 2 लाख ही। तो ये 2 लाख जब इससे सेट ऑफ करेंगे तो हम फिर भी देखते हैं कि नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस ही हुआ, वो हुआ 25,000 रुपए का। अब हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए दो टर्म्स आता है, वो है को ओनर और को बोरोवर। जब किसी प्रॉपर्टी का दो या दो से अधिक ओनर्स हैं और ये सभी को ओनर्स होम लेने के लिए को बोरोवर्स भी हों, तो ये सभी लोग लोन पर दिए गए ब्याज के लिए 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते लोन पर इंटरेस्ट की राशि 4 लाख रुपए या उससे अधिक हो। साथ ही सभी को ओनर्स लोन का प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट का डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक उसी रेशियो में ले सकते हैं जिस रेशियो में प्रॉपर्टी में उनका शेयर है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल होम लोन का को बोरोवर है लेकिन प्रॉपर्टी का को ओनर नहीं है, तो वह होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं।
साथ ही ऐसी स्थिति में वे लोन के प्रिंसिपल राशि के रीपेमेंट एवं स्टाम्प ड्यूटी के डिडक्शन का भी फायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का को ओनर तो है, परंतु बैंक से लिए गए होम लोन का को बोरोवर नहीं है, तो वह बैंक लोन के इंटरेस्ट का क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये सभी लोग सेक्शन 80 के तहत स्टाम्प ड्यूटी और सेक्शन 80C के तहत स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को 1.5 लाख रुपए तक के लिमिट तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में अच्छे टैक्स मैनेजमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। पहला, अगर कोई टैक्स पेयर अपने स्पाउस या अन्य किसी व्यक्ति के साथ मिलकर हाउसिंग लोन लेता है, तो वो दोनों लोन के प्रिंसिपल एवं इंटरेस्ट के भुगतान का एग्जम्पशन अलग-अलग लेकर टैक्स की बचत कर सकता है। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी पहले से ही टैक्स पेयर के नाम पर है, टैक्स के पेयर के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदने की स्थिति में वह उसे अपने स्पाउस या अन्य संबंधी के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। इससे एक्सेस टैक्स पेमेंट की स्थिति से बची जा सकती है। तीसरा, यदि कोई संपत्ति कई व्यक्तियों के नाम पर है, तो उससे प्राप्त इनकम को ओनर्स के बीच में बांटकर किसी एक व्यक्ति पर पड़ रहे टैक्स बर्डन को कम किया जा सकता है। यदि किसी टैक्स पेयर के पास बहुत संपत्ति है, तो वह उन संपत्तियों में से 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा दे और शेष संपत्तियों को किराए पर लगाते। इसमें इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि वे अपने संपत्तियों में उन 2 संपत्तियों को ही सेल्फ ऑक्युपाइड दिखावें जिनका टैक्स लेबिलिटी सबसे अधिक हो। उदाहरण के लिए, किसी के पास 4 हाउस प्रॉपर्टीज हैं और उन चारों से अनुमानित इनकम क्रमशः 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है, तो वह 4 लाख एवं 3 लाख इनकम वाले प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्युपाइड दिखावें और शेष 2 को किराए पर लगे के रूप में दिखा दें। और पांचवा, यदि किसी का अपना घर हो पर वह खाली है, तो वह फेयर रेंट वैल्यू के आधार पर टैक्स की श्रेणी में आएगा। अतः यह मेरी सलाह है कि उस खाली घर को किराए पर लगा दें, जिससे उससे इनकम आएगा और टैक्स के बर्डन में भी कमी हो सकेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट एवं सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।